एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि पहले इंट्रोडक्शन हमने किया शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का। उसके बाद हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के एट रैंडम में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके भी दिखाया कि कैसे करना चाहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सिप द पावर ऑफ कंपाउंड और म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं दोस्तों आज आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, आज आपको मैं एक मैजिक दिखाऊं। आज आपको एक मैजिक दिखाऊंगा कि कैसे आपका पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं, हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारा पैसा आगे चल के बढ़े। तो हम उस चीज को देखेंगे कि कैसे हमारा पैसा जादू की तरह बढ़ सकता है। ये जो वर्ड है कंपाउंडिंग, बहुत ही पावरफुल वर्ड है छोटा सा वर्ड लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज। वो कैसे मैं आपको आज दिखाऊं। तो चलिए टॉपिक हम शुरू करते हैं और आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप पूरे कंसेप्ट को समझ सके। म्यूचुअल फंड्स में आज आप उन चीजों को जानेंगे जो एक एडवाइजर आपके पास आता है, म्यूचुअल फंड का एडवाइजर आपके पास आता है, वो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है। बहुत सारी चीजें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग इन चीजों से को जानते ही नहीं है कि क्या चीज होता है। तो वो चीजें आप आज जानेंगे और अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हमको म्यूचुअल फंड में क्या क्या देखना चाहिए। हमको एडवाइजर्स आके तो सब कुछ समझा देते हैं, हम हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है और हम एक सिर्फ रिटर्न देख के हम म्यूचुअल फंड ले लेते हैं कि भाई आपको 18% रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा। हम रिटर्न देख के हम म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अंदर की चीजें होती हैं जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम आते हैं कंपाउंडिंग पे, क्योंकि कंपाउंडिंग को बिना जाने आप आगे के टॉपिक्स को नहीं समझ सकते, इसीलिए हम कंपाउंडिंग को पहले समझते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है कंपाउंडिंग का, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसका मैं आपको इजी सॉल्यूशन दे दूं। जस्ट ये आपको एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाउंडिंग एक्चुअली होता क्या है। हमने बचपन में शायद बहुत सारे लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा। हमने एक चीज पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हर इंसान ने मैथ्स में ये चीज पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। P से होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है टाइम। तो PRT अपॉन इंटरेस्ट ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई N टू द पावर N इंटू T। अब इसमें A जो है मैच्योरिटी अमाउंट, जो आपका मैच्योर्ड अमाउंट, P आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो आपका P अमाउंट। R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और N होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर और T होता है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक कंपाउंडिंग का ग्राफ है। यहाँ पे ये ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है, ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। और ये कितने साल में बढ़ रहा है। तो देखिए, शुरुआत के सालों में आपको ज्यादा बढ़त बढ़त नहीं दिखती, लेकिन एक अचानक से जब ये बढ़ना चालू होता है, तब देखिए किस तरह से बढ़ता है, ये इतनी तेजी से बढ़ता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का चाल। अब इसको इसने 10% एनुअल रिटर्न पे लिया है।
अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक सिप कैलकुलेटर, जो हम एसआईपी करते हैं उसका हम एक कैलकुलेशन देखते हैं, जो आपको जादू मैंने बताया। अब मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आप महीने के अपने खर्चों से, अपने सैलरी के खर्चों से बचा के आप इन्वेस्ट करते हैं, सिप पे इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं मान के चलता हूं, चलिए 15% रिटर्न दे या 20% रिटर्न दे देते हैं। हम एवरेज आज के डेट में 20% मान के चल सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे 20%, तो हम इसको 20% रिटर्न ले देते हैं। ये साल का हमको 20% रिटर्न मिलेगा, 5,000। हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 और साल का हमको 20% रिटर्न। अब ये पीरियड को हम ले लेते हैं, चलिए 20 ईयर्स की, 20 साल के लिए। चलिए पहले मैं आपको कम में दिखा, इसको ले लीजिए 5 साल की, ठीक है। अब देखिए 5,000 करके आप 20% रिटर्न आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको कितना अमाउंट मिलता है ये देखिए। आपको मिलता है 4.9 लैक्स। आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया, आपको मिला 4.9 लैक्स। अब चलिए, अब मैं आपको दूसरा जानू, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 9। जो मैंने यहाँ आपको ग्राफ में दिखाया ना कि शुरू में आपको नहीं मिलता है, हाँ, ये जो ग्राफ में मैंने आपको दिखाया कि शुरू में आपको बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मैजिक तो आखिरी में हो। अब उसी को हम आगे चल के देखते हैं। अब इसको हम 10 साल कर, देखिए 5 साल में आपका 4.9 लैक्स था, अब ये 17.2 लैक्स हो गया, ठीक है। आपने 6 लाख इन्वेस्ट किया, 17.2 लैक्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना। अब इसको हम बढ़ा देते हैं, 15 ईयर्स कर देते। चलिए अब देखते हैं क्या मैच। देखिए 47.8 लैक्स, आपने 9 लाख इन्वेस्ट किया, 47.8 लैक्स आपको रिटर्न। देख रहे हैं जादू, जादू देख रहे हैं। अब मान लीजिए इसको हम कर देते 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए जादू कैसा बढ़, आपने 12 लाख इन्वेस्ट किया, आपको मिल रहे हैं 1.2 करोड़, 10 टाइम्स। देखिए कैसे आपका बढ़ रहा है, देखिए। हाँ, आपने पहला साल कुछ नहीं कमाया, 0.7 लैक्स, दूसरे साल 1.5 लैक्स, 2.4 लैक्स, धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है देखिए, 3.6 लैक्स, 4.9 लैक्स, फिर 10 लैक्स, 10.9 लैक्स, 10 साल में 17.2 लैक्स, 12 साल में 26.2, फिर 47.8, 18 साल में 85 लैक्स। अब देखिए यहाँ से कैसे डबल होते जा रहा है, 2 साल देखते जाइए, देख रहे हैं। 47.8 लैक्स, 85 लैक्स, 1.4, 1.5 करोड़, 1.8 करोड़, 0.2 करोड़, 0.6 करोड़, 3.1 करोड़, 3.8 करोड़, 4.5 करोड़, 5.4 करोड़। देखिए अब और इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। अगर आप किसी की एज बहुत कम है, 20-30 साल में है, 30 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है, मान के चलिए। अब इसको हम कर रहे 30 ईयर्स, यानी इमेजिन 7.8 करोड़ आपको मिल रहे हैं। 7.8 करोड़, 18 लाख इन्वेस्ट करके आप जादू देख रहे हैं। ये होता है जादू, ये होता है, ये छोटा सा जो वर्ड है ना कंपाउंडिंग, इसका पावर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। जब ये कोई भी अमाउंट आपका कंपाउंडिंग में बढ़ता है, और ये कंपाउंडिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर।
अब इसमें एक फैक्टर हमने अभी तक नहीं जोड़ा। अभी तक तो ये पैसा हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। चलिए हम इसको 20 ईयर्स ही रहने दें। एक इंसान नॉर्मली हम एवरेज लेके चलते हैं, 20 साल के लिए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो हम 20 ईयर्स ही रहने दें। तो अब हम इसको एक चीज पे ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। आप 1 लाख रुपए में अपना घर आराम से चला ले रहे हैं, ठीक है। 20 साल बाद क्या आप 1 लाख रुपए में चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चीजों के चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी 20 साल में। आप सोचिए 20 साल पहले शायद कुछ लोग आप में से नौकरी में थे, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, और कुछ लोग शायद ना कर रहे हो, कि फादर जॉब में थे, तो उनकी सैलरी क्या इतना ज्यादा थी और वो इस तरह से चला पाते थे? चीजों सैलरी कम थी और चीजों की कॉस्ट भी कम थी। अब सोच के देखिए 20 साल पहले के कॉस्ट क्या था, या आपके बचपन का देख लीजिए कॉस्ट क्या था, और आज के डेट में देख लीजिए चीजों की कीमत क्या है। हमारे बचपन में मान के चलिए हम उस समय 5 रुपए में भी बहुत कुछ मिल जाता था। आज के जमाने में 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता, 100 रुपए में नहीं मिलता दोस्त। 5 रुपए में क्या मिलेगा? तो उसका एक मेजर फैक्टर होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो चीज है जो हर साल बढ़ता है। चीजों का कीमत जो बढ़ता है हम उसको एक चीज से मापते हैं, उसका नाम है इन्फ्लेशन। अधिकतर लोगों को पता है इन्फ्लेशन डेटा आता है, इन्फ्लेशन क्या चीज है। अब मान लीजिए हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, जो अभी का इन्फ्लेशन चल रहा है उसको हम एडजस्ट करते हैं 20 साल में। तो देखिए ये आपका एक्चुअल अमाउंट का उस समय जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद में आपको मिलेगा। फिर भी आप देखिए 12 लाख इन्वेस्ट करके आप अगर 58.7 लाख गेन कर रहे हैं उस समय के वैल्यू की, जो आपका विदाउट इन्फ्लेशन जो था, जो हमने विदाउट इन्फ्लेशन में देखा 1.2 करोड़, तो वो उसकी वैल्यू उस समय आज के हिसाब से 58.7 लाख होगी। आज के हिसाब से आपको मिलेंगे 1.2 करोड़, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन होगा वो 58.7 लाख के, आज के 58.7 लाख के बराबर है। मतलब आज के डेट में अगर आपको 2 रुपए की एक चीज मिलती है, वो कल 4 रुपए की हो जाएगी मान के चलिए। तो आपके पास 4 रुपए ही रहेंगे, 2 रुपए ही आपके पास 4 रुपए ही रहेंगे। लेकिन आप 2 रुपए आज के डेट में 4 रुपए से दो चीजें खरीद सकते हैं, और कल के डेट में 4 रुपए से एक ही चीज खरीद सकते हैं। तो ये होता है आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उम्मीद करता हूं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया हो। आप लोग खुद भी करके देखिएगा, कहीं भी आप सिप कैलकुलेटर खोज लीजिएगा, या फिर मैं एक सिप कैलकुलेटर का आपका जिसमें मैं कर रहा हूँ उसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप उसमें ट्राई करके देखिएगा, अपने हिसाब से अपना जो खर्चा आप निकाल सकते हैं, आपका कितना अमाउंट सिप करने के बाद में आएगा, तो आप करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने कंपाउंडिंग समझ लिया। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपने बहुत देखा होगा, एड्स आते हैं आजकल, सरकारी एड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर सभी एड्स कर रहे हैं, शाहरुख खान सभी ऐड करते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। क्या सही है इसमें, उस चीज को चलिए समझ। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जो एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर
या फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसकी जिसके पास उसका एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है। हाँ, पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। म्यूचुअल फंड का पैसा भी आपका स्टॉक मार्केट या डिविडेंड या इसी में इन्वेस्ट हो रहा है, बॉन्ड्स में, यील्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इसी चीजों में ही इन्वेस्ट हो रहा है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसी में इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन उसको कर कौन रहा है? कोई एक फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? उसको भी घर चलाना है, उसकी भी रोजी रोटी का सवाल है, तो वो आपसे एक पैसा चार्ज करेगा। अब बेसिक चीज समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनके पास इतना समय नहीं है या इतना इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट देखना ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, मुझे देखना नहीं है, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं 5-10 मिनट भी दे पाऊँ स्टॉक मार्केट देखने के लिए। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है ना, उनके लिए सही है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं उसको, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों फंड मैनेजर को आप पैसा देंगे? क्यों आप एग्जिट लोड देंगे? क्यों एक्सपेंस रेशियो उठाएंगे? आप क्यों एंट्री लोड लेंगे? आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी पे थोपूंगा नहीं इसको, मैंने एक जस्ट आपके साथ शेयर किया कि ये ऐसा होना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, लेकिन इसकी हमको ट्रेडिंग के प्राइस नहीं दिखता, हमको दिखता है क्या? एनएवी। वो क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू, जो हमको म्यूचुअल फंड का वैल्यू बताता है कि हमारा एक यूनिट म्यूचुअल फंड का वैल्यू इतना है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है, वॉट एवर। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज इनकम कैसे करती? म्यूचुअल फंड से जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपको इनकम कैसे होगा? कुछ म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स देती है, ठीक है, तो आपको ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा भी है डिविडेंड मिलेगा, ठीक। दूसरा चीज, म्यूचुअल फंड, मान लीजिए उसने एक स्टॉक पे XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब ये नहीं बढ़ सकती, उसने बेच दिया, तो उसका पैसा जो कैपिटल गेन उसको होता है, उस पैसे को पोर्टफोलियो में आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उससे भी आपका इनकम जनरेट होता है म्यूचुअल फंड। तीसरा चीज जो है म्यूचुअल फंड में, जो कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए आपने देखा कि भाई ये म्यूचुअल फंड तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, अब बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसको निकाल देना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो आपने उस म्यूचुअल फंड को बेच दिया, तो आपने उसका प्रॉफिट को, जब तक आप बेचेंगे नहीं, आपको नोशनल प्रॉफिट दिखेगा, आपका प्रॉफिट आपकी जेब में नहीं आ रहा है, आपको वहां दिख रहा है, आपके डीमेट अकाउंट में बोलिए आप, या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में है, उसमें आपको दिख रहा है कि भाई आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉफिट आपके जेब में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से भी आपके कॉस्ट कट के आपका प्रॉफिट आएगा। तो नोशनल प्रॉफिट देख के आपको आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपको एग्जैक्टली कितना आएगा। नोशनल प्रॉफिट तो आपको मान के चलिए 18 दिखा दे रहा है, तो उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट कॉस्ट, पेनल्टी अगर लगेगा, इफ एप्लीकेबल, ये सब करके तो आपको कम ही लगेगा ना। तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या कॉस्ट लगता है, जो आपको कोई नहीं बताता, आपको एडवाइजर नहीं बताएगा कि भाई आपको इतना एंट्री कॉस्ट लगेगा, आपको इतना एग्जिट लोड लगेगा, ये एक्सपेंस रेशियो है, ये ट्रांजैक्शन फीस है, आपका इतने होल्डिंग पीरियड के पहले बेच देंगे तो आपको पेनल्टी इतना लगेगा, कोई नहीं बताता। आपको सिर्फ वो प्रॉफिट दिखाया जाता है 18%। आप साहब, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो ना, इस फंड में आपको 18% मिल जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट करो, देखो 26% रिटर्न दे रहा है, ये देखो आप 30% रिटर्न दे रहा है।
दे तो रहा है, बैठते दे रहे, तो उस पे कॉस्ट क्या लग रहा है? जब आप 26% या 30% आप लेने जाओगे, वैसे कटकी कितना आएगा, उस चीज को जानना जरूरी है ना। तो म्यूचुअल फंड में ये कॉस्ट आपके लगते हैं, एंट्री कॉस्ट। आजकल जनरली एंट्री कॉस्ट इंडिया में नहीं लगता, लेकिन फिर भी बहुत कम म्यूचुअल फंड्स हैं जो एंट्री कॉस्ट भी लेते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना। एग्जिट लोड लगता है। आपने अगर कई चीजों में क्या होता है, लॉकिंग पीरियड होता है या होल्डिंग पीरियड होता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड, 1 साल का लॉकिंग। आप 1 साल से पहले नहीं बेच सकते, उसमें आपको एग्जिट लोड लगता है या पेनाल्टी लगता है। कुछ लोग पेनाल्टी लेते हैं, भाई आपका इतना प्रॉफिट हो गया, नहीं आप 1 साल से पहले बेच रहे हैं, आपको 1 साल से पहले बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो गई, नहीं भाई मुझे तो बेचना ही है, भले पेनाल्टी ले लो, बेच दें, मुझे पैसे की जरूरत। तो भाई उस टाइम आपको वो पेनाल्टी ले लेते। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये एनुअली एक अमाउंट चार्ज होता है म्यूचुअल फंड में, आपके इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज बेसिस पे। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे ना, आपको दिखेगा एक्सपेंस रेशियो दिखेगा हर म्यूचुअल फंड। तो वो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? भाई आपके लिए फंड मैनेजर काम कर रहा है, वो आपके लिए आपका म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ तो वो भी देगा आपसे, वही चीज होता है एक्सपेंस रेशियो। वो एक्सपेंस रेशियो से अपना फीस क्लेम करता है फंड मैनेजर, वो फंड मैनेजर को आप फीस देते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो उस चीज को देखना जरूरी। अगला चीज है ट्रांजैक्शन फीस। आपने जब ट्रांजैक्शन किया तब एक फीस ले लेते हो, भाई जब वो फीस आपका कट रहा है, जैसे ब्रोकरेज, हम स्टॉक्स लेते हैं तो ब्रोकरेज दिया जाता है, वैसे ही ट्रांजैक्शन फीस लिया है। अब हर कंपनी का ट्रांजैक्शन फीस अलग होती है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, आपने मान लीजिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आप पे ट्रांजैक्शन फीस 10 रुपए लग गया, तो आपने टोटल 1,010 रुपए इन्वेस्ट किया ना, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,010 रुपए। आप 1,000 रुपए पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब आपका परसेंटेज कम होगा। तो ये हो गया कंसेप्ट। एनएवी मैंने आपको बताया कि नेट एसेट वैल्यू होता है, जो आपको वहां पे आपका म्यूचुअल फंड का प्राइस दिखता है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं। चलिए आज ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। हम तो ये देख लेते हैं भाई ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो वाला अच्छा है, क्यों अच्छा है, किस लिए अच्छा है, उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जो सिंपल किसी किसी शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी किसी कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी ने रिलायंस पे किया, किसी ने टीसीएस पे किया, किसी ने फार्मा के सन फार्मा में कर दिया, किसी ने बजाज ऑटो में कर दिया। तो ये क्या करते हैं, शेयर्स में करते हैं लेकिन डाइवर्सिफाइड वे में भी करते हैं, उनको कहा जाता है इक्विटी फंड्स। दूसरा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है? ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड इनकम होता है, ग्रोथ कम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। इक्विटी फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि शेयर जैसे ऊपर नीचे होंगे, म्यूचुअल फंड की एनएवीज भी उतनी ऊपर नीचे होंगे वैसे ही। लेकिन डेब्ट फंड्स में क्या होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट का बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, तो ये क्या करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन या इंटरेस्ट इनकम पे आपको इनकम देते हैं। तो ये हो गया डेब्ट फंड्स। दूसरा हो गया हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड मतलब क्या, ये दोनों के मिक्स, ये डेट में भी करते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी करते हैं, तो दोनों को मिक्स करके और ये बैलेंस के हिसाब से करते हैं, दोनों को मिला के हो जाता है हाइब्रिड फंड्स।
अगला होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड डायरेक्ट ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया। ऐसे इंडेक्सेस पे ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो जाते हैं इंडेक्स फंड। अब आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने फार्मा का फार्मा फंड लिया सपोज, तो वो सिर्फ फार्मा के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो आईटी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपने आईटी फंड लिया तो वो फार्मा के स्टॉक में इन्वेस्ट या मेटल में नहीं करेगा। तो ये होते हैं सेक्टर फंड्स, एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। अगला होता है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स एक तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड ही होता है, जैसे मैंने डेब्ट आपको समझाया कि गवर्नमेंट, लेकिन ये उस टाइप के डेब्ट में करते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इंटरेस्ट बॉन्ड हो गए, ये सब में लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। इनकी लिक्विडिटी बहुत जल्दी मिलती, मैच्योरिटी बहुत जल्दी। तो ये हो गए लिक्विड फंड्स। अगला आता है गिल्ट फंड्स। गिल्ट, अब देखेंगे गिल्ट वो होता है, ये एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। जैसे जीसेक हो गया, या गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज हो जाती है, या सोवरेन पेपर्स, गवर्नमेंट कभी कभी सोवरेन पेपर्स इशू करती है। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू हुए थे। तो इस टाइप के फंड्स में ये इन्वेस्ट करती है। गोल्ड फंड्स नाम से ही क्लियर है, गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। थीमेटिक फंड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करती है, एक थीम बनाती है कि भाई मुझे रेलवे और डिफेंस में करना है, दो सेक्टर को मिक्स कर दी, या मुझे बजट के थीम पे इन्वेस्ट करना है, या मुझे इलेक्शन, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन पे इन्वेस्ट करना है, या किसी पर्टिकुलर चीज रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट करना है, मुझे कवच के थीम पे इन्वेस्ट करना है, मुझे ग्रोथ थीम, इंडिया ग्रोइंग, आजकल बहुत चल रहा है इंडिया ग्रोइंग, फिर विकास, विकास थीम, ऐसे कई भी थीम बना सकती गवर्नमेंट, ये म्यूचुअल फंड हाउस, सॉरी। तो म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे थीम बनाती है, तो उसके थीम के बेस पे कुछ स्टॉक्स वो निकालती है जिसपे वो इन्वेस्ट करती है। जो मान लीजिए इंडिया ग्रोइंग, अब इंडिया ग्रोइंग किससे ग्रो कर रहा है? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो इंडिया ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडिया ग्रो करेगा। तो ये सब के लिए क्या क्या चीज चाहिए है? कुछ इंफ्रा के स्टॉक्स हो गए, मान लीजिए कुछ रेलवे के स्टॉक्स हो गए, कुछ डिफेंस के स्टॉक हो गए, कुछ एग्रोबेस स्टॉक हो गए जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो जाते हैं थीमेटिक फंड्स। अब आते हैं इनकम फंड। इनकम फंड क्या होता है? ये आपको एक गवर्नमेंट बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या कुछ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो डिविडेंड देती है, ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करके, जैसे आपने इसमें इन्वेस्ट किया, आप महीने के, अब मान लीजिए एक 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आप महीने के 5,000 रुपए जाएगा इसमें इनकम। तो ये इनकम जनरेटिंग फंड। अब वो इनकम आपको 5,000 रुपए कहाँ से देंगे? जो डिविडेंड आएगा, या जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे उसके बेस पे आपको इनकम जनरेट किया जाएगा। एक होता है पेंशन या रिटायरमेंट म्यूचुअल। ये क्या होता है? आप धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, या फिर एक मुश्त आपने लगा दिया पैसा, तो आप जब रिटायर होंगे तब उसमें से आपको महीने के महीने कुछ पैसा दिया जाएगा। जो अभी हमने समझा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग से वो पैसा बढ़ता है और उस पैसे का थोड़ा थोड़ा करके आपको रिटायरमेंट के बाद में दिया जाता है।
ये होता है पेंशन या रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स। अगला होता है, अगला आ रहा है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड हमने जैसे पढ़ा कि भाई अभी जैसे देखा कि भाई कुछ स्टॉक्स होती हैं जो कुछ कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती है। आप अगर गूगल में कभी सर्च करेंगे कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, तो आपको बहुत सारे कंपनीज के नाम मिल जाएंगे कि ये स्टॉक्स इतना डिविडेंड देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो कुछ स्टॉक्स डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनी रेगुलर, उनका हिस्ट्री है कि वो हमेशा डिविडेंड देती है। तो ऐसे स्टॉक्स में, डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, और रेगुलर इनकम इससे भी मिलता है जो डिविडेंड से आता है, उस बेस पे। ग्रोथ फंड्स, ये बहुत थोड़ा रिस्की चीज होता है। जो कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, तो फंड मैनेजर एसेस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत कुछ एनालिसिस करके कि किस कंपनी में अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उसमें ये अपना मैक्सिमम कैपिटल लगाती है। इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर मान लो कि उसका एनालिसिस गलत निकल गया, गलत तो नहीं बोलते, मार्केट है, रिस्क तो हमेशा रहता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। अब वो उल्टा पड़ गया, उसने ग्रोथ का पोटेंशियल तो दिखाया था लेकिन कर नहीं पाया वो चीज, बहुत सपने तो दिखाए थे लेकिन कर नहीं पाया, तो वहां पे आपका म्यूचुअल फंड में पैसा जा सकता है। तो ये रिस्क वाला चीज। एक होता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नैस्डैक में हो गया, यूएस टेक में हो गया, हैंगसेंग में हो गया है, फिर हैंगसेंग टेक में हो गया, यूएस टेक में हो गया। तो ऐसी चीजों पे कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ आवर इंडिया, या फिर अपने होम कंट्री से बाहर, तो उनको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के बेस पे ग्रो कर। अब इसमें ये तो हो गए आपके म्यूचुअल फंड कितने टाइप के। इसमें और भी टाइप्स होती हैं, छोटी मोटी छोटी मोटी, लेकिन ये मेजर मेनली इसी इसी टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड। ऑलमोस्ट हमने सब टाइप्स कवर कर दिए। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन टर्म्स जो यूज होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक टर्म है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत जानना जरूरी है। भाई आपका एडवाइजर आता है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर आता है, साहब हमारा एयूएम इतने करोड़ का है। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं एयूएम क्या है, क्या चीज होती है। हाँ, आपने सुना एयूएम इतने करोड़ का, आपका दिमाग में बैठ गया इतने करोड़ का, बड़ा अमाउंट दिख गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एयूएम होता क्या है। एयूएम होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया, एक्स ने इन्वेस्ट किया, वाई ने इन्वेस्ट किया, दुनिया के 10,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया एक कंपनी, पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, तो जितना इन्वेस्ट करते करते उनके पास एक एसेट क्रिएट होता है कि भाई इतना पैसा मुझे संभालना है, तो वो चीज हो जाता है एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो आपका एसेट को मैनेज कर रहा है। आपका एसेट क्या है? आपका पैसा, उस चीज को मैनेज कर रहा है, वो हो जाता है एयूएम। एएमसी, म्यूचुअल फंड हाउसेस को एएमसी भी बोला जाता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि आपके एसेट्स को वो मैनेज कर रही है, इसीलिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। कई बार आप सुनेंगे एएमसीज ने पैसा लगाया, एएमसीज ने पैसा लगाया, तो एएमसीज ही होता है। अगला आता है सीएजीआर। ये टर्म को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये फंडामेंटल्स में भी बहुत काम आता है। आपका सीएजीआर कितना है, आपका सीएजीआर कितना है। ये होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कंपाउंडिंग आपको अभी बताया ना मैंने, उस कंपाउंडिंग के बेस पे आपका एनुअल कितना ग्रो कर रहा है, कितना परसेंट बेस पे ग्रो कर रहा है म्यूचुअल फंड, वो होता है सीएजीआर। आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि भाई आपको रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन आपका सीएजीआर कितना है उसमें म्यूचुअल फंड, वो चीज देखना जरूरी है कि ग्रोथ कितना हो रहा है। भाई आपको हर साल 18% देके म्यूचुअल फंड हाउस खुश हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको तो ग्रोथ चाहिए। वो भी आपको देखना जरूरी है कि आपका एनुअली कितना ग्रोथ हो रहा है, सीएजीआर कितना है,
ये हमेशा एडवाइजर को पूछेगा भाई सीएजीआर कितना मिलेगा इसमें। हाँ। अगला होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या होता है? मैंने आपको जैसे बताया कि फंड मैनेजर वो इंसान होता है जो आपके पैसों को संभालता है, आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आपको फंड मैनेजर के बारे में भी जानना जरूरी है। भाई आपका फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो काबिल है कि नहीं, वो एसेस करना जरूरी है आपके लिए। क्योंकि भाई आप किसी को भरोसा करके अपना पैसा दे रहे हो, तो आपको जानना चाहिए कि ये वो आदमी, वो इंसान सही में उस पैसे को हैंडल करने की काबिलियत रखता है कि नहीं। वो चीज आपको जानना जरूरी है। अगला होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज कॉल्ड सिप। आज के दुनिया में बहुत से लोग सिप करते हैं, बहुत से लोग। ये आपने महीने का खर्चा में से 500 रुपये बचा लिया, 1000 रुपये बचा लिया, 2000 रुपये बचा लिया, आपने सिप कर लिया। क्यों कर लिया? जैसे मैंने आपको मैजिक दिखाया अभी कि कैसे आपका सिप करने से पैसा बढ़ता है। अगला है एनएवी। एनएवी मैंने आपको बताया, जो आपको वहां पे आपका म्यूचुअल फंड का अमाउंट दिखता है कि आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू अभी इतना है, नेट एसेट्स वैल्यू। तो ये टर्म्स जनरली यूज होते हैं। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के प्रोस और कॉन्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमको ये चीज जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और क्यों सही नहीं है। हर चीज में प्लस होती है तो माइनस भी होती है, ये तो आप मानेंगे। एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है उसका। तो हमको ये चीज बहुत जानना जरूरी है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। हमको तो अच्छी अच्छी चीजें तो सभी दिखाते हैं, हर एडवाइजर आपको अच्छी चीज, ऐसा ये है, ऐसा है, ये इतना रिटर्न देता है, इतना देखिए, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसमें। आज देखिए बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ऐसा किया है। आज देखिए इसका कंपनी का ग्रोथ कितना है। बहुत कुछ अच्छी चीजें देखी। भाई खराब चीजें भी तो बताओ। वो नहीं बताएंगे कोई, तो उनको बिजनेस करना है, वो आपको पूछना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम प्रोस पे डिस्कस करते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मतलब क्या? कि आपको इजीली वो सेल हो जाता है। इजीली आपको जब चाहिए सेल करना कर। लेकिन उसमें एक चीज रहता है, लॉकिंग पीरियड रहता है। बहुत से म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड रहता है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोगों के पास समय नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीजों को नोट कर लीजिएगा ताकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ये चीजें आपके दिमाग में रहे। मुझे ये चीज जानना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई इसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स आके मेरे मेरे ऊपर चढ़ बैठे, भैया तो आपने तो सब बता दिया है। भाई मुझे लोगों को अवेयर करना है। मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, मेरा काम है लोगों को नॉलेज देना। तो लिक्विडिटी मिलता है, फिर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जैसे थीमेटिक फंड्स वगैरह हो गए आपको। हाँ, इतने टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है वहां। भाई आपने फार्मा का फंड ले लिया, आईटी का फंड ले लिया, या डेब्ट में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपके रेगुलर इनकम में भी इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा। तो इस टाइप से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन भी। इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट कम रहता है, आप 1000 रुपए से भी सिप कर सकते हो, 500 रुपए से भी कर सकते हो। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट कम रहता है इसमें। एक गरीब आदमी भी कर सकता है, एक करोड़पति आदमी भी कर सकता है इसमें। तो इसलिए ये एक अच्छा चांस प्रोस है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक फंड मैनेजर है, प्रोफेशनली कैपेबल है, वो हैंडल कर रहा है आपको। फिर वेरियस ऑफरिंग्स, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं।
है। अब हम कॉन्स को देखते हैं। तो कॉन्स है, इसकी फीस हाई रहती है, जो आपका ट्रांजैक्शन फीस है हाई रहता है, एक्सपेंसेस रेशियो हाई रहते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलता है, आप देखिएगा म्यूचुअल फंड में सर्च करके एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा है। कैश, लार्ज कैश प्रेजेंस इन पोर्टफोलियो रहता है। अब पोर्टफोलियो में कैश का बहुत ज्यादा, भाई किसी ने उसने बेचा है, वो कैश आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है या फिर उसके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। कई बार आप सुनेंगे म्यूचुअल फंड हाउसेस कैश पे बैठी है, जब मार्केट गिर रहा है या कुछ हो रहा है वो कैश पे बैठी है। या फिर उनको अंदेशा होता है मार्केट गिरेगी, सब बेच बाज के निकल जाती है, कैश पे बैठ जाती है। भाई जब तक कैश पे बैठी है तो आपको तो, ये तो बैंक नहीं है कि आपको इंटरेस्ट दे, एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है। जब वो कैश पे बैठी है तो नेचुरली आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करेगा उस हिसाब से। जब वो इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा तभी वो ग्रो करेगा ना। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। एफडीआईसी कवरेज नहीं मिलता इसमें। एफडीआईसी कवरेज मतलब क्या? जैसे बैंक के एफडी में आपको एक इंश्योरेंस मिलता है, तो वैसे ही इसमें कोई आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर आपका पैसा डूब गया तो गया। बैंक में अगर चोरी हो गया, आग लग गया, पैसे पैसे डूब गए, बैंक बैंक करप्ट हो गया, तो आपको एक कवरेज मिलेगा, इंश्योरेंस का कवरेज रहता है। लेकिन इसमें कोई कवरेज नहीं रहता। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग्स। भाई आपका, आपने तो एक फंड ले लिया, लेकिन वो किस किस पर्टिकुलर चीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो चीज आपको तो नहीं पता। भाई सपोज मान के चलिए आपने एक फार्मा फंड लिया फॉर एग्जाम्पल में। अब फार्मा में 25 कंपनीज हैं, वो कौन सी कंपनी में लगा रहा है पैसा, ये आपको पता नहीं। आप ट्रैक कैसे करेंगे? आपको सिर्फ एनएवी दिख रहा है। अब वो फार्मा का स्टॉक मान लीजिए अगर एक बार में 50% बढ़ गया साल में, तो आपको क्या 50% मिल रहा है? नहीं, आपको तो 20% ही मिल रहा है। तो आपको पता ही नहीं लग रहा है ना भाई कि कहाँ से कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है कौन सी कंपनी। ये ट्रांसपेरेंसी क्लियर। ऑल्दो कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस दिखा देती हैं कि हाँ हमने इसमें इन्वेस्ट किया, इसमें इन्वेस्ट, लेकिन बहुत से म्यूचुअल फंड हाउस ये ट्रांसपेरेंसी को लैक कर। दूसरा चीज होता है डिफिकल्टी इन कंपेयरिंग फंड्स। लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं है कि भाई इस टाइप के फंड है, इस टाइप के फंड नहीं है। हाँ, तो लोगों को मुश्किल होता है कि भाई गिल्ड फंड्स क्या है, इंटरनेशनल फंड्स क्या है, डेब्ट फंड्स क्या है, हाइब्रिड क्या है, सेक्टरल फंड्स क्या है, इंडेक्स फंड क्या है। तो ये सब चीज लोगों को बहुत कम समझ में है। तो इसीलिए लोग कंपेयर नहीं कर पाते कि भाई किसमें हम लगाएं। कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इंसान के लिए। हम किसमें पैसा लगाएं? इतने सारे फंड्स हैं, किसमें लगाना चाहिए? तो ये बड़ा कंफ्यूजन। तो दोस्तों ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में और कंपाउंडिंग के बारे में। तो चलिए आपको एक स्क्रीनर से मैं दिखा देता हूँ एक्सपेंस रेशियो। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, या मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगा आपको म्यूचुअल फंड के भी, पर्टिकुलरली कुछ म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता। म्यूचुअल फंड में मुझे उतना ज्यादा नाम पता नहीं है। तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में
एक शॉर्ट्स बना के दिखा दूंगा कि एक्सपेंस रेशियो कितना दिखता है। तो दोस्तों, थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी सीरीज आएंगी, इस लर्निंग सीरीज में और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। और इस म्यूचुअल फंड का एक और फैक्टर है जो अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। उसका नाम है ईटीएफ। बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों को ईटीएफ के बारे में पता है। अगले वीडियो में आपको ईटीएफ मिलने वाला है। तो जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे प्लीज पहले के वीडियोस देख लीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।